नमस्कार, मैं हूं पूजा। मिस्टीरियस जीवन में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि पूरे विश्व की और स्पेशली हमारे देश की 100% जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी रूट कॉज है, उनकी जड़ है। और जितनी भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र सॉल्यूशन है, एक मात्र हल है। इतना इम्पोर्टेंट विषय कौन सा हो सकता है? दैट इज अवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा व्यवस्था। आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, 3 का या 4 साल का हो गया है, नर्सरी स्कूल में भेजना शुरू किया कि नहीं? अच्छा, स्कूल भेजना शुरू कब कर रहे हैं? स्कूल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। स्कूल मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहां मनुष्य की आयु एवरेज अगर 100 साल मानी जाए, जो कि बहुत ही फॉर्चुनेट वाले पहुंचते हैं, तो भी 100 साल की आयु का 70 से 20% हिस्सा जिस हिस्से जीवन के जिस हिस्से पे इन्वेस्ट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कूल। और अगर कॉलेज को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारी आयु अगर 100 साल एवरेज लेके चले तो 25 से 30% भाग जहाँ इन्वेस्ट किया जाता है वो है शिक्षा, स्कूल एंड कॉलेज में। नाउ एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे हमारी आयु का हम 25 से 30% इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स एवरेज अगर कोई मास्टर्स या पीएचडी करता है तो 25 से 30 साल लगते ही लगते हैं। जब हमने कहीं इतने साल इन्वेस्ट किए हैं तो डेफिनेटली वो विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा वो जड़ है जिस पे हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। सो इसके बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट इट। हम इसमें पूरे एपिसोड में बात करेंगे प्रेजेंट शिक्षा के सिस्टम में क्या है, प्राचीन काल में एशियंट इंडिया में शिक्षा क्या थी, कैसे होती थी, उसके मेजर सब्जेक्ट क्या होते थे, उसके मेजर मेरिट्स क्या होती थी, उसके क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे। प्रेजेंट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इन दोनों का कंपैरिजन। और राइट नाउ दोनों को मिला के एशियंट इंडियन एजुकेशन और प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन, दोनों के पॉजिटिव्स को हमें लेना है, नेगेटिव्स को हमें छोड़ना है। और पॉजिटिव पॉइंट से हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को द बेस्ट वर्जन ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन एरा कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में इस पूरे एपिसोड में मैं बात करूंगी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से, कैसे स्कूल से, कैसे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की जा सकती है, कैसे गवर्नमेंट इसमें विद इन 5 years काम कर सकती है, एंड इट विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड एंड practical and the best education system of human era. And I am here to give the solution, to give each and every thought of Indian citizen. It's not personally my thought, it's the thought of every citizen of India wants to say but do not have the voice to tell the government or to tell the thinkers or to tell the people that India needs this change, India wants this change, and India can do this change, and India is ready to accept this change. So stay tuned, keep with it till the video, be patient, be enthusiastic for the solutions of the human era biggest thinkable subject of our life, of every Indian's life. Now first part, present education system. Second part I will take ancient education system. Third part I will take comparison of all the education systems ever have been in our history, comparing and take all the positives that what really we want and how we can update and make the best version of the education of human era. And in fourth part we will discuss about
on the ground reality while keeping the practical infrastructure of 15 lakhs school of India, जो कि प्रेजेंट में गवर्नमेंट स्कूल्स का डेटा है. 15 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स रनिंग है प्रेजेंटली हमारी कंट्री में. उनको ध्यान में रखते हुए ईच एंड स्मॉल डिटेलिंग्स को मैंने कवर किया है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करके वी कैन गिव अ बेटर सॉल्यूशन with the better subjects which relates to the real life, जो कि हमारे जीवन से वाकई में वास्तविकता में रिलेट करें, जिसकी वास्तविक जीवन में भूमिका हो. अब ये नहीं कि सोशल साइंस में 99% आ रहे हैं 100 में से, और समाज के अंदर जब हम वास्तविकता में आफ्टर 25 और 30 ईयर्स के बाद में रियल जब बोलते हैं ना दुनियादारी, उसमें जब हम आते हैं तो पता चलता है अरे 99% सिर्फ किताबों में ही आए थे, समाज शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं है. रियल समाज तो कुछ और ही है. रियल समाज में एग्जिस्ट करना कुछ और स्किल्स की डिमांड करता है, जो कि हमें समाज शास्त्र की बुक में कभी पढ़ाया ही नहीं गया. रियल दुनिया से डील करने में, रियल दुनिया से बात करने में और प्रॉब्लम्स से निकलने में कुछ और ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कभी देखने को मिली ही नहीं. What we really needed, we never studied. तो क्या फ़ायदा हो 99% का, और ट्रस्ट में क्या फ़ायदा मार्क्स व्यवस्था का. ज्ञान वो चीज़ है जो आपको जीवन जीना सिखाती है. उसमें जजमेंट और कंपैरिजन का कहीं सवाल ही नहीं होता है. 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों अपने अपने माइंड में एक अपना स्पेसिफिक डेटा स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पूरी अर्थ पे, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 माइंड ऐसे नहीं हो सकते जिनमें सेम डेटा स्टोर हो. वाई? द रीज़न बीइंग इज हर एक जीवन के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. हर एक जीवन पर्टिकुलर टाइम में, जिस भी टाइम में, जिस जगह पे होता है, जिस एनवायरनमेंट में होता है, जिन कणों के बीच होता है, जिन कणों के अंदर होता है, उन सबका एक स्पेसिफिक डेटा होता है जो माइंड में स्टोर होता है. और एक टाइम पे, एक जगह पे, एक एनवायरनमेंट में सेम पार्टिकल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही जीवन एग्जिस्ट कर सकता है पूरे ब्रह्मांड में. तो जितना भी डेटा होता है वो यूनिक होता है. तो हर एक जीवन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यूनिक होता है. कभी भी कोई भी 2 जीवन सिमिलर नहीं हो सकते हैं. फिजिकली आप बोल सकते हो 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, एक ब्रेन है, दैट इज फाइन. बट data cannot be same in 2 minds anytime. I can give the challenge. If anybody can collect the same data from 2 minds, it is not at all possible, because it is against the theory of time and the universe and the existence itself. Now, जब किसी भी 2 लोगों के माइंड में, 2 बच्चों के माइंड में, 2 स्टूडेंट्स के माइंड में सेम डेटा हो ही नहीं सकता, then you cannot compare or you can't judge 2 minds capacity on the basis of a particular 4-5 pages memory. आप 5 स्टूडेंट्स को कुछ 5 पन्ने रटने के लिए दे रहे हैं और उनके बारे में जज कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा कैपेबल है और कौन सा नहीं है. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जब भी आप कुछ जज करते हैं, जब भी आप कुछ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन और जजमेंट से पहले उन दोनों चीज़ों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है. हर एक डायमेंशंस में, सारे डायमेंशंस में अगर 2 चीज़ें इक्वल स्थिति में है, देन यू आर एबल टू पुट जजमेंट एंड कंपैरिजन ऑन 2 थिंग्स. बट हियर इट इज़ नॉट द केस. 5 स्टूडेंट हैं, हो सकता है एक ने वो 5 पेज मेमोराइज करके, याद करके 100 में से 99 मार्क्स ले आया. Marks is nothing but the illusion of education system of India. दूसरा है, at the same time उसके दिमाग में different data store है. It doesn't mean कि वो mind capable नहीं है, but the thing is कि वो mind different dimensions के data collect कर रहा है. वो 5 pages में जो memories हैं या जो आपने उसको याद करने के लिए बोला है, वो उसको नहीं ले रहा है, वो दूसरे डायमेंशंस में अपने डेटा कलेक्ट कर रहा है. और उसके सो कॉल्ड आपकी मार्क्स व्यवस्था के अकॉर्डिंग 100 में से उसके 20% भी नहीं आए. एंड द जजमेंट इज गिवन, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ.
इसके 99 आए हैं, ये बहुत आगे जाएगा। ये गधा है, डम है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता। इट विल बी जीरो रिजल्ट इन एवरी डायमेंशन ऑफ द लाइफ। नो, वी आर नो बडी टू पास दैट जजमेंट, वी आर नो बडी टू कंपेयर टू माइंड्स, एंड दिस इज नॉट रियल एजुकेशन, इट शुड नॉट बी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये 4th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। चौथे भाग का ये हिस्सा है डिस्कशन। फिलहाल हम इससे वापस वहीं पे आते हैं जहाँ पहले भाग की 1st पार्ट की बात हो रही थी कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। नाउ आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया स्कूल में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चाइल्ड इज नाउ ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग द ह्यूमन स्किल्स। आपका बच्चा बहुत सही पाथ पे चढ़ चुका है। जीवन को बेस्ट तरीके से, सर्वश्रेष्ठ रूप से जीने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत होती है वो सीखने के लिए, और इस स्किल को वो जीने के लिए 25 से 30 साल लगाएगा, और एक दिन पता चलेगा अच्छा वो कभी कोई डीएम के पोस्ट पे है, कोई कलेक्टर भी बन गया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं कॉलेज लाइफ में और सुसाइड कमिट कर लेता है। इतना इन्वेस्ट किया, इतने साल और इतना टाइम इन्वेस्ट किया एक स्किल को डेवलप करने में, किस स्किल को, कि जीवन को बेहतरी से कैसे जिया जाए, जीवन को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे जिया जाए, उस कला को सीखने के लिए हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं। और वो कला जीवन जीने की कला है ना, वो छोड़ो, हम सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट, इट्स नॉट व्हाट इट वाज मेंट फॉर। ये वो है ही नहीं जिसके लिए इसको क्रिएट किया गया। सो वो क्या होना चाहिए उसकी बात हम 4th पार्ट में करेंगे। एडमिशन करा दिया, नाउ द क्वेश्चन इज एडमिशन क्यों कराया? एडमिशन कराने के मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 कारण हो सकते हैं। पहला, सब रिश्तेदार पड़ोसी पूछने लग गए हैं, अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया, स्कूल कब भेज रहे हो? सेकंड, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए भेड़चाल में आपको शामिल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबके बच्चे जाते हैं इसलिए आपने एडमिशन करा दिया, वेरी गुड। थर्ड कारण हो सकता है कि आप अपने बच्चे को वो सारी स्किल्स सिखाना चाहते हैं जो मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप से जीने के लिए जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी आर्ट्स हैं, वो आपके बच्चे को सीखनी आ जाएं और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से चलाए, इसलिए आप उसका एडमिशन कराते हैं, जो कि शायद मुझे नहीं लगता रियल रीज़न होता है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो हमारे इंडिया में सुसाइड्स स्टूडेंट्स नहीं करते। सो फाइनली नहीं पता, सब कराते हैं, इसलिए हमने भी करा दिया और स्कूल भेजते हैं, बस इसलिए कि वर्षों से ये गलतियां हमारे पहले वाली जनरेशन्स ने भी की, हमने भी की, और इसलिए हम हमारे बच्चों को भी वो वापस रिपीट करवाएंगे वो गलतियां, क्योंकि ये एक परंपरा है और इस परंपरा को ना तोड़ना हमारा धर्म है। दैट्स वाई हम एडमिशन और इस खोखली शिक्षा पद्धति में हमारे बच्चे का एडमिशन कराते हैं, और 30 साल बाद ये भी यही पूछेगा कि मैंने अपने 30 साल किस चीज़ पे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट नहीं एक्चुअली किस चीज़ में वेस्ट किए और क्यों मेरे पेरेंट्स ने करवाए। इससे अच्छा अगर मैं कहीं किसी और चीज़ में ये अपने प्रीमियम टाइम अगर लगाता, 100 साल में यहाँ एवरेज एज आयु लेके चल रही हूँ, कोई अगर बेचारा 50 से 60 साल ही जीता है तो अपने जीवन का 60 to 70% हिस्सा इस शिक्षा पे लगाता है जो कि उसे कुछ नहीं सिखाती है एक्सेप्ट सुसाइड करने के, या एक्सेप्ट मेंटल स्ट्रेस के, या एक्सेप्ट फीलिंग ऑफ फेलियर इन एवरी सिचुएशंस ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ फेलियर इन एवरी सिचुएशन एंड चैलेंजेस थ्रोन बाय लाइफ। उन बात मान ली 25-30 साल हम स्कूल और कॉलेज में हमारे इन्वेस्ट करते हैं। अब उस 30-20 साल में हम करते क्या हैं एक्चुअली? लेट्स एनालिसिस ऑन दैट पार्ट। हम क्या करते हैं? हम उन विषयों पे महारत हासिल करते हैं जो कि व्यवहारिक जीवन में कभी काम नहीं आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट, एंड फ्रेंकली मैं यहाँ नेगेटिव नहीं हो रही हूँ किसी भी पार्ट के लिए। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द रियल ट्रूथ बेसिस फैक्ट्स जो कि बने बनाए नहीं हैं, जो कि रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल की रियलिटी पे बेसिस हैं। मेरा कुछ किसी के
एजुकेशन सिस्टम पे किसी पार्टी के या किसी ह्यूमन के या पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स राइट नाउ एंटायर इंडियन जनरेशन इज फेसिंग एंड हैव बीन फेसिंग सिंस सो लॉन्ग. हम उन विषयों पे हासिल करते हैं महारत जैसे कि साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, लैंग्वेजेस. Further, if we go in sub-subjects, it can be physics, chemistry, biology, geography, history, economics, commerce, social science, psychology, philosophy, agriculture and so and so and so. So यहाँ मैं हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स के साथ जाऊँगी तो एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ये वैसे भी एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे अगर बात करना चाहें तो शायद दिनों तक बातें हो सकती हैं, दिनों तक सेशन लिए जा सकते हैं. बट जितना शॉर्ट में इसको कर सकती थी, आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द सेशन इन द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे विद द क्रिप्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज भारत एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था. सोशल साइंस की जैसे हम बात कर ही चुके हैं, व्यवहारिक समाज में रहने का जो ज्ञान होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं, कई साल लगाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में बड़े होके 25-30 साल बाद में हम रियल में दुनियादारी में आते हैं तो हमें नहीं पता होता डील कैसे करें, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा होता है और जो पढ़ा होता है वो कभी ग्राउंड पे होता ही नहीं है. सेकेंड थिंग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री लें, फर्दर आप बॉटनी, जियोलॉजी, व्हाटएवर, इसमें हमें पढ़ाया जाता है पौधे कैसे काम करते हैं, कैसे पौधे उनमें कलम लगाई जाती है, या कैसे पौधे उगते हैं, कैसे पौधे सांस लेते हैं, कैसे पौधे खाना बनाते हैं, कैसे पौधे आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग वी स्टडी इन आवर बुक्स. लेकिन बात जब रियल में पौधों के साथ की कम्युनिकेशन की आए, उनको समझने की आए, तो शायद हमें रियलिटी में ABC भी नहीं पता होता. हम अगर वो सच में समझते तो ग्लोबल वार्मिंग का विषय ऐसा होता ही नहीं जो प्रेजेंट में है. हम अगर पेड़ पौधे जो हमें पढ़ाए गए हैं हमारी बुक्स में, अगर वो रियल में उन स्किल्स पे हम मास्टर होते तो आज पेड़ों की वो हालत नहीं होती जो हमने कर दी है. सो उस किताबी ज्ञान का, उन सब्जेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है जो हमने पढ़ा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ही नहीं. हमने जिस तरीके से पढ़ा है वो प्रैक्टिकल नहीं है. केमिस्ट्री में H2O, NaCl, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई नए सब्सटेंस बनाते हैं. 12th में प्रैक्टिकल आते हैं मोस्टली सबके, 11th में छोटे मोटे. 12th में बोर्ड एग्ज़ाम के कारण हमें लैब का मोस्टली, अगर कोई ढंग के स्कूल में प्राइवेट में हो तो आपको कम से कम हर वीकली लैब के दर्शन कराए जाते हैं. अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं तो उन्होंने शायद स्क्रू ड्राइवर या फिर केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का कोई सॉल्यूशन वो अपनी 12th में क्या लाइफ टाइम में नहीं देखते हैं. उनको पता ही नहीं लैब होती क्या है. और ऐसा नहीं है कि बजट नहीं आता है, बजट आता है, लेकिन वो टीचर्स की मिड डे मील का जो करप्शन होता है उसमें चला जाता है. कंप्यूटर्स आते हैं लेकिन वो 3-3, 5-5 साल तक धूल खा के खराब हो जाते हैं. प्रिंटर्स आते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, माइक्रोस्कोप आते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं आते हैं. आप इंस्पेक्शन अगर करने जाओगे तो पता चलेगा कि 5-5 साल से उनकी जो सील है जिनमें वो पैक्ड होते हैं वो तक नहीं खोली जाती है. कुछ के जंग लग के खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही धूल में पड़े पड़े खराब हो जाते हैं. और बच्चों को ये तक नहीं पता कि स्क्रू ड्राइवर दिखता कैसा है. और वो 12th पास मीन्स उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, वो सब बुक्स में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो हमने बुक में पढ़ा है वो चीज़ दिखती कैसी है. तो क्या मतलब है भाई उसका? उन लेटर्स को पढ़ के क्या मतलब निकला? जब आप इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि जब आप व्यवहारिकता में रियल वर्ल्ड में जाएं तो आपको उन चीज़ों का यूज़ करना आए. आपको आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप अपनी व्यवहारिकता में और रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. इसीलिए पढ़ने का यही मकसद होता है, राइट? बट ये नहीं है. दिस इज द रियलिटी. NaCl से नमक,
सोडियम और क्लोरीन को मिला दे तो नमक बनता है। हमने पढ़ लिया, वाह जी वाह, हम नमक बनाना सीख गए। फिर टाटा का, जो कि हम सबने खाया है, नमक लाने की क्या जरूरत है, वाई टू इन्वेस्ट। हालांकि बहुत ही डिग्निटी वाली ब्रांड है, आई रिस्पेक्ट अ लॉट, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल, देयर आर मैनी ब्रांड्स। नमक लाने की क्या जरूरत है, घर में नहीं बना सकते क्या? सोडियम लाके क्लोरीन लाके हम खुद खूब सारा बना सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, हमें नमक बनाना आ गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है। पानी की क्या जरूरत है, हम खुद हाइड्रोजन ले आएंगे, ऑक्सीजन ले आएंगे, ऑक्सीजन तो है ही ना एनवायरनमेंट में। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती ही मिलती है, पेड़ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, हाइड्रोजन भी होगी, उसको पकड़ने का भी हमें कुछ विषय के अंदर ज्ञान होगा, कुछ लाइंस बता रखी होंगी, हाउ टू टेक गैसेज इन कंट्रोल और समथिंग। हम उन लाइंस को पढ़ के हाइड्रोजन को कैप्चर करेंगे, ऑक्सीजन को कैप्चर करेंगे और हम पानी बना डालेंगे। प्रॉब्लम ऑफ वाटर सॉल्व्ड। हाउ इंटेलिजेंट वी आर। सी में इतना पानी है, अर्थ जो प्लेनेट है उसका 71% हिस्सा पानी है, सब H2O है। लेकिन हमने कभी जिंदगी में ना हाइड्रोजन का अणु देखा होता है, ना ऑक्सीजन का अणु देखा होता है, कैसे दिखता है। उन लाइंस को पढ़ने का क्या मतलब, कौन सी स्किल, कौन सी महारत हासिल की है हमने, और वो कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि हमें ऑक्सीजन का अणु देखने को मिले। अब बोले हाँ भाई ह्यूमन आई से तो वो दिखता ही नहीं है, ऑफकोर्स नहीं दिखता है, लेकिन जिसने रिसर्च की है, जिसने ये लैब में किया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर जल बनता है, पानी बनता है, जिसने वो रिसर्च किया है, वो भी तो कहीं से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलाया होगा, उसने भी तो वो अणु कहीं से रिएक्ट करवाए होंगे, उसके पास वो अणु थे तभी तो उसने रिएक्ट कराए। जब वो रिसर्च करने वाला जिसने ये बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है, वो काम एक मनुष्य ने किया होगा ना, वो रिसर्च एक मनुष्य ने की होगी ना। जब वो ये चीज बता सकता है तो हम क्यों नहीं? अच्छा, उस रिसर्च के लिए बहुत पैसा लगा होगा, ये वो, ज्यादा जरूरत नहीं है। लैब हमें किताबों की जरूरत ही नहीं है। उसने जो भी किया वो इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो भी फीस लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स लैब में रखिए। एक एक स्टूडेंट को आप 12 महीने के अंदर 50 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आपके पास 365 दिन होते हैं। एक स्टूडेंट को आप एक दिन में लैब में आधे घंटा भी अगर देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे जल बनता है। मैन वे ऑफ स्टडी शुड बी दिस, ना कि किताबों में रट लिया। एक ने गबा के रट लिया, एक बेचारा नहीं रट पाया क्योंकि उसके दिमाग में दूसरे डायमेंशंस के डेटा आ रहे थे एट द सेम टाइम, एंड वी हैव जज्ड, ये डफर है, ये गधा है और ये राजा है, ये आगे जाके पता नहीं क्या ही बनेगा और ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। नो, वी आर नो बडी टू जज दैट। फर्स्ट थिंग, नाउ टेक अनदर सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर। हम सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे से पढ़ते हैं, भारत में ये फसलें होती हैं, रबी की फसल ऐसे होती है, इस मौसम में लगाई जाती है, इतने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इस टाइप की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, काली मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए, बालू मिट्टी चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे खोदी लगाते हैं। अगर रेत का पानी की वजह से, बहाव की वजह से रेत का बहाव हो रहा हो पानी के साथ, तो उसको रोकने के लिए ये विधि होती है। इससे फसलों का नुकसान कम होता है। इस मौसम में ये फसल लगानी चाहिए, गेहूं बाजरे की फसल इस मौसम में होनी चाहिए, मूंग चने की फसल इस मौसम में होनी चाहिए। ओके, हमने सब पढ़ लिया। हमें किसानों की क्या जरूरत है? और किसान वो ही क्यों होते हैं जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, जो कभी स्कूल नहीं गए होते हैं। स्कूल जाने वाले तो किसान कभी बनते ही नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही लो ग्रेड की बात होती है। अरे खेत में काम कर लिया, खेत में काम करना इज नॉट स्कॉलर्स वर्क, इट इज फार्मर्स वर्क, एंड फार्मर्स आर नॉट टू बी बिकम स्कॉलर्स, आर नॉट मेंट टू बी। एग्रीकल्चर क्यों ऐड करी है? एग्रीकल्चर में हमने सब सीख लिया, हम अब हर फसल उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी विधियां होती हैं, शायद उस किसान को तो पता भी नहीं होगा कि कितने टाइप के फर्टिलाइजर्स कैसे काम करते हैं, किस मौसम में वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, किस मौसम में कौन सी फसल
किस अमाउंट में पानी दे तो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। उस किसान ने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ लिया तो हमें उससे अच्छी पैदावार लानी चाहिए, राइट। वी हैव बिकम एक्सपर्ट ऑफ दिस। हमने सब पढ़ लिया है, हम उससे अच्छी खेती कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ऐसा होता तो हमारे देश की ऐसी ऐसी स्कूल्स जो पर ईयर 5 to 10 लाख चार्ज करती हैं फीस, उनमें पढ़े हुए ग्रेट स्कॉलर्स ये नहीं बोलते कि लाल मिर्ची उगा ली जाए। लाल मिर्ची हरी मिर्च से महंगी होती है, तो आप हरी मिर्च क्यों उगाते हैं? ज्यादा पैदावार लेने के लिए, ज्यादा अमाउंट और पैसा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप हरी मिर्च छोड़ो, लाल मिर्च उगानी शुरू कर दो। And these kind of statements come from the scholars who studied the highest ranking top 10 schools of our country, जो कि साल के 5 से 10 लाख फीस चार्ज करती है। और उनसे जब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं, then it is the question to rethink about this education system. It is the question to again establish and make a best version of this useless education system, I would tell. Because sorry to use this harsh words, I generally don't, but this is the subject I think जो हर एक समस्या की जड़ होती है ना, और वो भी इतनी गहरी और इतनी सड़ी हुई जड़ जिसको निकालना बेहद मुश्किल हो लेकिन बेहद जरूरी हो, then we should stand for that. It is very important. I am not specifically here to make statements about any educational institute, किसी स्कूल के अगेंस्ट, किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अगेंस्ट मेरा यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देने का वो नहीं है। I am just talking about the reality. And why to talk about scholars or these people or anybody? Myself, I would tell I have been very good student and a medium student also, and a weak student also, and by choice. Again I would like to mention here, मैं क्लास की टॉपर भी रही हूँ, मैं क्लास की मीडियम स्टूडेंट भी रही हूँ, टॉपर 90s वाली स्टूडेंट भी रही हूँ, 80s वाली मीडियम स्टूडेंट भी रही हूँ, और 60s वाली वीक स्टूडेंट भी रही हूँ। और ये सब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि उस उम्र में भी, उस स्कूल टाइम में भी मैंने ये डिसीजंस कॉन्शियसली लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। द बेस्ट पार्ट इज कि पहला जो मेरा इस जर्नी का पहला भाग जो रहा वो एज ए टॉपर रहा। 90s में मैंने स्कोर किए, बाय चॉइस आई चोज कि मीडियम स्टूडेंट होके कैसा लगता है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम के लिए टुडे I would say, I can proudly say I have worked for many reputed and august organizations, and I am a proud working member of most reputed organizations. I have worked in many fields of career so called, बट स्कूल टाइम में, स्कूल में पढ़ते हुए एक बच्चे के माइंडसेट में भी मुझे गर्व है कि उस वक्त, उस समय पर जब मैं स्कूल में थी और इतनी छोटी थी, तब भी मुझे ये रियलाइजेशन होता था कि ये एजुकेशन सिस्टम इज नॉट राइट, समथिंग इज लेकिंग हियर। एंड उसी टाइम से आई डिसाइडेड टू वर्क अपॉन इट। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। आई कुड ड्रॉप आउट ऑल्सो, टू बी फ्रैंक, बट आई डिडंट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कभी भी किसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आप उस चीज से 100% गुजरे नहीं हो, निकले नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप कभी भी किसी भी विषय पे, किसी भी चीज पे आप कभी भी ये जजमेंट कभी मत देना, ये अच्छा, ये बुरा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वो चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। I decided to completely
see that education system through our professional courses, maybe through engineering, maybe through interior designing, maybe through entertainment, maybe as an artist education, maybe as a postgraduate diploma in film direction and production, maybe any field of art or science. I have been a student of art and science and business. A dropout who have not experienced the system cannot talk about that thing if he or she has not experienced that thing. If I would have dropped out, I would be nobody to talk about the thing I would not have experienced. I decided to complete all the studies of all the steps of this education system, and then I decided to really work upon it, to work upon the negatives of it. And all we are here to talk about that and take the practical solutions. स्कूल टाइम में मुझे रियलाइजेशन हो चुका था दैट दिस इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ एजुकेशन सिस्टम रियली ए ह्यूमन बीइंग वांट्स. मनुष्य एरा जितनी भी रहे उसमें ये एजुकेशन सिस्टम बेस्ट नहीं हो सकता. एंड बाई चॉइस आई टुक ए डिसीजन कि एज ए टॉपर वाले स्टूडेंट क्या फील करते हैं. एंड डेफिनेटली दैट वाज वेरी मेजर डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, जिसमें आपको फैमिली, सोसाइटी और बहुत बहुत से लोगों से डील करना पड़ता है. जब आप टॉपर होते हैं ना तो इट्स वेरी इजी. एवरीबडी गिव्स मैनी कॉम्प्लीमेंट्स एंड गिफ्ट्स टू यू व्हेन यू बिकम ए मेरिट होल्डर. And when you become a medium student, then also it is okay, not that much bad. But when you comes in the 60s, I realized what could be a situation of a weak student, backbenchers of my class. I just wanted to study the mentality of the students. I used to slap many times because हमारी क्लास में टीचर जब क्वेश्चन पूछते थे वो सबको खड़ा करते थे, हाँ इस सवाल का जवाब दीजिए. जिसने नहीं बताया वो खड़ा रहता था और जिसने बता दिया, वो जिन्होंने नहीं बताया जितने भी लोग खड़े हैं उनको 2-2 चांटे मारने के लिए बोलता या बोलती. हमारे ये सिस्टम रहा 2-3 साल. एंड ट्रस्ट मी, मे बी आई वॉज ए चाइल्ड, मुझे नहीं पता था ये, बट मैंने एक दिन में 300 थप्पड़ मारे हैं क्योंकि आई वॉज टॉपर ऑफ द क्लास. और मुझ में वो एंथुजियाज्म रहता था कि अरे कोई नहीं बताएगा, वो क्वेश्चन का जवाब मैं बताऊंगी. जो सवाल किसी को क्लास में नहीं आता वो मैं बताऊंगी और फिर पूरी क्लास के थप्पड़ मारने का रिकॉर्ड मैं बनाऊंगी. आई वॉज ए चाइल्ड, आई वॉज नॉट द मैच्योर पर्सन. मुझे नहीं पता था, बट देयर वॉज ए एंथुजियाज्म फॉर दैट. और कुछ बच्चे ऐसे भी थे क्लास में जो हर दिन खड़े होते थे और हर दिन थप्पड़ खाते थे. हर दिन खड़े होके थप्पड़ खाते थे और उनको देख के मुझे लगता था कि ये डफर है क्या, मतलब इनका दिमाग काम नहीं करता है क्या, ये छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे सकते जो कि मीडियम स्टूडेंट्स दे रहे हैं. इनको एकदम सिली क्वेश्चन का आंसर भी इनको नहीं आ रहा है. ये क्या है, इनका दिमाग शून्य है क्या, इनका दिमाग जीरो है क्या, इनको कुछ नहीं आता क्या, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये धरती पे बोझ है, इनको कुछ नहीं आता. एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई दैट थिंकिंग, बट मैं बच्ची थी और मेरा उस टाइम ये थॉट प्रोसेस रहा. आई विल एडमिट आई वॉज एगोइस्टिक स्टूडेंट एज ए टॉपर. मुझे ये होता था कि ऐसे सिली क्वेश्चंस के आंसर्स जिसको नहीं आते वो धरती पे बोझ है, उसको वो क्यों जी रहा है, उसको इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पता जो कि कॉमन सेंस है. मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है. आई अगेन अपोलोजाइज फॉर माई दैट थिंकिंग, बट आई वॉज ए चाइल्ड दैट टाइम. I decided to study that mind. I chose to become a medium and weak student. I chose to be in 80s. I chose again to go in 60s. But luckily, I always have been in first division. मेरे फर्स्ट डिवीज़न हमेशा बनी रही 12th तक. दो मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया था,
एकदम वीक स्टूडेंट ऑफ बनने का, बट फिर भी वो 60s में मैनेज हो गया, दो आई डिसाइडेड नॉट टू इवन सी द चैप्टर्स ऑल्सो। बट वो क्या होता है, 1st to 8th क्लास तक का सिलेबस जो है वो ही फर्दर डिटेल्स में 12th तक के मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में आता जाता है, बेसिक्स वही रहते हैं। एंड लकीली टिल 8th और 9th आई वॉज इन द टॉपर काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो वो चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करी थी, और उन्हीं के बेसिस पे शायद मैंने जब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी तब भी वो आई मैनेज टू आंसर एंड वो चीज़ें हो गई। सो नाउ लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, इट्स नॉट माई बायोग्राफी टू डिस्कस ऑन, बट बस ऐसे दिमाग में आया तो बता दिया। सो द पॉइंट इज आई वॉज द पर्सन जिसने तीनों माइंड्स को स्टडी करने का बाई चॉइस डिसीजन लिया। And now I can feel what a topper goes through, feelings. Now मुझे ये अच्छे से पता है एक मीडियम स्टूडेंट्स जो 80s में स्कोर करता है वो किन फीलिंग्स और थॉट्स से गुजरता है, और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि जो 60s में स्कोर करता है वो किन फीलिंग्स और थॉट्स के साथ गुजरता है। एंड ट्रस्ट मी द कंक्लूजन वॉज ऑफ माई दिस एक्सपेरिमेंट, मेरे इस अनुभव का कंक्लूजन जो रिजल्ट मैंने निकाला वाकई बहुत तगड़ा था। I found it's a state of mind, that's it. ये सिर्फ दिमाग की एक स्टेट होती है जो आपको एक टॉपर, मीडियम और वीक फील कराती है, that's it. All brain are equal. सबके दिमाग सेम है। मेरा दिमाग जब मैं टॉपर थी तब भी वही था, मेरा दिमाग जब मैं मीडियम स्टूडेंट थी तब भी वही था, और एक स्कूल चेंज करके, क्योंकि सेम स्कूल में आप टॉपर और वीक बनोगे तो वो थोड़ा अजीब लगता है। पीपल क्वेश्चन, अरे कल तो इसके 90s में आ रहे थे, आज ये 60s में कैसे आ गए, समथिंग इज रॉन्ग विथ हर। आई चेंज्ड माई स्कूल, मैंने स्कूल चेंज करके मैं एक्सपेरिमेंट मारा, एंड आई जेन्युइनली फेल्ट। मैं वो ही इंसान थी जो 90s में स्कोर कर रही थी, मैं वही, मेरा दिमाग वही था जब मैं 60s लेके आई, तो दिमाग तो सेम था। कंक्लूजन इज दिमाग कभी भी ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उसके अलग दिमाग होता है और जो फेल हो रहा है उसके अलग दिमाग होता है। दिमाग सेम होता है, बस डेटा डिफरेंट होता है। जब आप टॉप करते हैं तब जो बुक्स में जो लाइंस लिखी हैं वो कूट कूट के आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और जब आप फेल होते हैं दिमाग वही होता है, बट वो जो किताब में डेटा होता है वो ना होके मे भी व्यवहारिकता में, मे भी खेल में, मे भी किसी आसमान में, मे भी किसी आर्ट में, मे भी किसी पेंटिंग में, मे भी किसी ड्राइंग में, मे भी किसी गाने में, मे भी किसी डांस में, किसी में भी किसी का भी डेटा उस दिमाग में हो सकता है। बट द ओनली थिंग, किताब का डेटा उसमें नहीं है, किताब वाली लाइंस जो हैं वो उस दिमाग में कैप्चर नहीं की, उसने किसी और फील्ड के, उसने किसी ह्यूमन लाइफ के किसी और डायमेंशन, किसी और आयाम के डेटा को अपने माइंड में उसी वक्त स्टोर किया जिस वक्त उसे बोला गया कि आपको किताब वाला डेटा स्टोर करना है। उस बच्चे की गलती सिर्फ ये होती है कि जिस समय उसको ये बोला जाता है कि ये किताब में जो लिखा छपा हुआ है ना, यही दिमाग, आपके दिमाग में यही डेटा होना चाहिए, इसके अलावा आपके दिमाग को किसी और डेटा को स्टोर करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक क्रिमिनल हैं इन द व्यू ऑफ सोसाइटी। जो बच्चा किसी और मनुष्य किसी और आयाम के डेटा स्टोर करता है, किताब वाले डेटा स्टोर नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट गेम ऑफ डेटास यू आर स्टोरिंग इन योर माइंड। एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मैं ये कह सकती हूँ विद गारंटी कि एक ही दिमाग टॉपर भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास सो कॉल्ड इसके प्रूफ हैं, और मैंने वो डिसीजंस लिए और वो आसान नहीं थे। उस टाइम मुझे बहुत टॉन्ट्स भी मिलते थे, या बहुत अच्छा पूजा किया, आपकी बेटी के इतने ही बने, ये तो टॉपर हुआ करती थी, क्या हो गया, पढ़ती लिखती नहीं है क्या। इट वॉज नॉट ईजी, बट आज जिस दिन मैं ये सेशन ले रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई दैट डिसीजन।
क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कह सकती हूँ वो इस कारण कह सकती हूँ कि मैंने वो सब अनुभव करके देखा है। अगर वो नहीं किया, देयर आर मैनी पीपल जो कि बातें बहुत करते हैं, लेकिन मैं बातों में बिलीव नहीं करती। मैं सिर्फ बातें करने में विश्वास रखती ही नहीं हूँ, मैं अनुभवों में विश्वास करती हूँ, मैं कर्मों में विश्वास करती हूँ, मैं एक्शंस में बिलीव करती हूँ। वो एक्शंस मैंने लिए, वो अनुभव मैंने लिए, और मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। पहले एक्शंस लो, पहले अनुभव लो, उसके बारे में बात करो। देयर इज नो एनी मीनिंग कि आप एक स्पीकर बन रहे हो। आप आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर के नाम पे कुछ भी आके बोले जा रहा है, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, और बस फॉर मे बी फेम, मनी, और मे बी फॉर एनीथिंग। आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ गिविंग जस्ट स्पीचेस जिससे आपका अनुभव लिंक्ड नहीं है। कुछ भी किसी से लेके बोल देना और किसी के अंदर 2 मिनट का जोश जगा देना शुड नॉट बी द पर्पज ऑफ योर स्पीकिंग। अगर आपने कोई चीज अनुभव नहीं की है, प्लीज ये फेक स्पीकर मत बनिए। किसी को जरूरत नहीं है, किसी को आपके स्पीकिंग की जरूरत नहीं है। आप वो पहले खुद अपने आप। आई हैव सीन पीपल जो कि बिजनेस गुरुज बने हुए हैं और जिन्होंने लाइफ में कभी एक बिजनेस चला के नहीं देखा है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग हियर एनीबॉडी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट एंड रियलिटीज ऑन ग्राउंड रनिंग राइट नाउ। बिजनेस कोचेज ऐसे हैं, बिजनेस गुरुज लोग बन रहे हैं, बिजनेस कोचेज लोग बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में इंक्लूडिंग देयर फैमिली कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। वो वीडियोस देख देख के, किताबें पढ़ पढ़ के बिजनेस गुरुज, बिजनेस कोचेस बन रहे हैं और लोग उनसे मिलियंस में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट आई वुड जस्ट लाइक टू से बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको बिजनेस गुरु बनना है, आपको लव गुरु बनना है, आपको साइंस गुरु बनना है, आपको स्पिरिचुअल गुरु बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है बनो, प्राउडली बनो। ये बहुत ही गर्व की बात है कुछ बनना, हर कोई नहीं बन पाता, लेकिन कुछ बनो, किसी चीज के बारे में बोलो। उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को पहले अनुभव करो, आप उस चीज को पहले अपने जीवन में लाओ, उस पे एक्शंस लो। अगर आपने कभी बिजनेस नहीं किया है, आपको एक फेक बिजनेस गुरु बनने की कभी जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी प्यार रियल में नहीं किया है, आपको लव गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को उसके चरम पे कभी नहीं जिया है, तो आपको स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल सो कॉल्ड गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू द सब्जेक्ट, नॉट टू डाइवर्ट। बेसिक इज I am taking this session and I can say proudly that whatever I am talking about, I have personally experienced and mastered that things by my personal experiences. जो भी मैं बातें बोलती हूँ वो कभी मैंने किसी बुक से या किसी पर्सन से रेफरेंस कभी नहीं करती। आपको मेरी बातें कभी किसी बुक में, कभी किसी और इंसान के मुंह से सुनने को नहीं मिलेंगी। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आई हैव बीन ए टॉपर, लेकिन पर्सनली इफ आई टेल, मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, मैंने जॉब भी करनी शुरू कर दी, मैंने अपनी लाइफ के बहुत से आयाम भी तय किए, लेकिन ट्रस्ट में मुझे ये नहीं पता था कि वाकई में एक खेत में फसल कैसे उगाते हैं। जबकि मैंने सारी विधियां पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी और मेरे 99% आए, लेकिन मुझे नहीं पता कि जोत कैसे लगाते हैं। हल की मैंने बहुत अच्छे से विधि पढ़ी, पर मुझे नहीं पता हल कैसे दिखता है। वो चीज़ अलग है कि बाद में मैंने चीज़ें पर्सनली है देखी भी हैं, वो मेरे इंटरेस्ट से, क्योंकि आई वांटेड टू स्टडी ऑन दीज थिंग्स। बट एक कॉमन स्टूडेंट की नज़र से अगर आप देखें तो एक कॉमन स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेता है, हल कैसे चलाया जाता है, ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है, बीज कैसे बोया जाता है, कौन सी फसल कब होती है। लेकिन मुझे एज ए कॉमन स्टूडेंट, या आई थिंक बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि
गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उन्होंने सब किताबें पढ़ ली होती हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हाँ एग्रीकल्चर का ज्ञान ले लिया बहुत, बट रियल में एक बीज उगाते कैसे हैं। सो द पॉइंट इज एग्रीकल्चर किताबों में नहीं, रियलिटी में होना चाहिए। एज ह्यूमन बीइंग हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारा खाना कहाँ से आता है, वो खाना कैसे उगता है, वो खाना कैसे, हमें अपना खुद का खाना तो उगाना आना चाहिए ना। इट इज वेरी कॉमन थिंग, बट नहीं आता क्यों? इट इज फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वी हैव। हमें किताबों की जरूरत नहीं है, हमें मार्क्स की जरूरत नहीं है। इट्स अबाउट एजुकेशन शुड बी ग्राउंड लेवल रियलिटी। एजुकेशन शुड बी जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे मिलती हुई होनी चाहिए, किताबों की एजुकेशन नहीं चाहिए। दैट इज मीनिंगलेस, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। शिक्षा होनी चाहिए, बट वो होनी चाहिए जब हम उस शिक्षा को लेके निकले तो हमें हर चीज आनी चाहिए, बेसिक चीज एटलीस्ट। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं हमें आना चाहिए। सीमेंट का हम घर जिसमें रहते हैं वो सीमेंट की पूरा मेथड हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। सीमेंट बनाने की विधि बहुत सबको अभी याद होगा, डिटेलिंग नहीं याद होगी, लेकिन ये टॉपिक का हेडिंग जरूर याद होगा, सीमेंट बनाने की विधि। हम सब ने पढ़ी है, जिप्सम इतना % होता है, इसमें ये इतना % होता है, ये इतना % होता है, और जब इसको ऐसे ऐसे करते हो तो सीमेंट बन जाती है। कभी रियल लाइफ में सीमेंट बना के देखी? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? देखनी चाहिए। पहले चुनने से मकान बनते थे, सीमेंट ब्रिटिशर्स लेके आए। चुनना कैसे बनता है, चुनने से मकान कैसे बनते थे, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनते थे। अभी चुनने का क्यों नहीं उपयोग होता? ईंट के साथ चुना क्यों नहीं काम करता? ईंट के साथ सिर्फ सीमेंट क्यों काम करती है? क्या हमें पता है? नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव ए यूजलेस एंड मीनिंगलेस एजुकेशन। सीमेंट बनाने की विधि हमने पढ़ी, लेकिन हमने सीमेंट बना के देखी ही नहीं। ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सीमेंट बनाने की विधि हमें नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली लैब में हमें सीमेंट बना के देखनी है, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जब हमें सीमेंट बनानी आ गई, हमें ईंट बनानी आ गई, वी कैन बिल्ड आवर हाउस, विच इज वेरी फर्स्ट नीडेड थिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। कपड़े में कॉटन की खेती ऐसे होती है, कपास, ठीक है, कपड़े मिल में ऐसे बनते हैं, खादी ऐसे बनती है, चरखा ऐसे चलता है, सब हमने पढ़ा है, लेकिन हम कभी एक धागा नहीं बना सकते हैं। चरखा चला के देखा है कभी? नहीं देखा। उस बुक्स की लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें चरखा चला के देखना है, हमें मिल्स में जो जैसे जैसे कपड़ा बनता है हमें वो बना के देखना है। और शिक्षा वो ही होनी चाहिए। लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ाई मतलब व्हाट? शिक्षा मीन्स स्किल्स, और स्किल्स मतलब प्रैक्टिकल लैब में उस चीज का एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। किताब में कुछ लाइंस रट के मार्क्स के बेसिस पे किसी को डफर और किसी को किंग का टैग देना इज नॉट द एजुकेशन, एंड इट मस्ट नॉट। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। देयर आर मैनी, आई जस्ट स्पोक अबाउट फ्यू सब्जेक्ट्स। अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे ना कि बुक्स में लिखा हुआ सब कुछ हमें बताया, लेकिन व्यवहारिकता में जैसे ही हम 25 साल के बाद आए, जैसे ही समाज के बीच में हम लैंड हुए, जैसे ही हमारा दुनियादारी से पाला पड़ा, हमने ये रियलाइज किया कि 25 साल हमने जिस चीज में इन्वेस्ट किए, हमने उससे 0 स्किल डेवलप की। ये धोखा नहीं तो क्या है? अगर आप कॉमर्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप सबको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हमें वो चाहिए। हमें किताब की वो लाइंस नहीं चाहिए। नाउ फर्दर इफ वी गो, काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स शॉर्टली टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा कैसी होती थी, इसके बारे में बात करते हैं भाग 2 में। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट समअप करना चाहूँगी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। भारतीय प्राचीन एशियंट इंडियन एजुकेशन थी, उसका एम था मनुष्य की जो ड्यूटीज़ होती है ना, उनको परफॉर्म कैसे किया जाता है, उस पे बेसिस पे वो होती थी। परफॉर्मिंग
ह्यूमन लाइफ बेसिक ड्यूटीज चाहे वो शादी से रिगार्डिंग हो, हेल्थ से रिगार्डिंग हो, आयुर्वेदा, या फिर युद्ध मीन्स आर्मी जो अपने काम करती है, युद्ध स्किल्स हो, तलवार चलाना, भाला चलाना, तीर कमान चलाना, धनुष चलाना, अपनी सेल्फ डिफेंस आप बोल सकते हो। आज आप उसको कुंफू, कराटे, गन चलाना, काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। तो मेनली डिफेंसिव हो गया, शादी की या रिश्ते जो हैं उनमें आप कैसे तालमेल बिठाते हो, मानसिक हेल्थ जो होती है वो ठीक कैसे रख सकते हैं, इमोशंस जो हैं उनको ठीक कैसे रखा जा सकता है, एनर्जी आयाम जो होते हैं, एनर्जी लेवल्स, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बेसिक जो आपकी चीज़ें मतलब ड्यूटीज़ जो मनुष्य के जीवन में जो भी बेसिक ड्यूटीज़ है ना, वो कैसे उसको अपने उच्चतम स्तर पे परफॉर्म कर सकता है, इसका जो ज्ञान था वो मेन एम होता था उसका। ठीक है, नाउ उस टाइम मेल और फीमेल मीन्स पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा दी जाती थी, मीन्स लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा थी। बट द डिफरेंस वॉज कि लड़कों को जो स्किल सेट था वो डिफरेंट था, तो उनको डिफरेंट स्किल्स की शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों का उस जमाने में मोस्टली उस टाइम में, उस समय में आप बोल सकते हैं, उनको कुकिंग का या जो घर चलाने, घर गृहस्थी चलाने का, रिश्तों का, आध्यात्मिकता का, गायन का, नृत्य का, श्लोक जो होते हैं उनका, और कुछ मंत्र और दर्शन जो रिक्वायर्ड होते हैं एक महिला के जीवन को पूर्ण बनाने में, उन पे ज़्यादा फोकस्ड होता था। आदमियों के जो स्किल सेट थे वो डिफरेंट थे, युद्ध में जाने का या विद्वान ब्राह्मण वाले जो स्रोत होते हैं, मंत्र होते हैं, उन सब पे डिफरेंट। तो वो स्किल सेट उनके जीवन में जो उनके जीवन की ड्यूटीज़ को निभाने में हेल्प करते थे, उन स्किल्स पे फोकस्ड होता था। शिक्षा लड़के लड़कियों दोनों के लिए थी बट डिफरेंट थी क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट थी। नाउ हियर यू कैन एज्यूम कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ के बेसिस पे शिक्षा होती थी, मीन्स वो ह्यूमन व्यवहारिकता और प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंडेंट थी शिक्षा। यूँ नहीं हाँ किताबों में कुछ छाप दिया, सब रट्टे मार लो, फिर हम डिसाइड जजमेंट पास कर देंगे कौन खता है कौन किंग है। नो, इट वॉज नॉट दैट, एंड लकीली इट वॉज नॉट दैट। एंड हियर अगेन इट इज़ थिंक टू नॉट कि मैं यहाँ पे कब किसी भी टाइम को, किसी भी कि एशियंट टाइम की शिक्षा सुपर्ब थी, बहुत अच्छी थी, अब की एकदम यूजलेस है, या किसी को जजमेंट पास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ जो रियलिटी थी आज है, उस टाइम थी, उस पर ही फोकस करूँगी। ऐसा नहीं है कि तब मैंने रिसर्च किया है उसमें मैंने एशियंट एजुकेशन सिस्टम में सारी बातें पॉजिटिव ही पाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे उस टाइम के नेगेटिव भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की शिक्षा में सब कुछ, हालांकि 99% नेगेटिव ही मिला मुझे, बट 1% ऐसा भी है जो पॉजिटिव है। सो लेट्स कंटिन्यू। मेन सब्जेक्ट्स जो थे एशियंट एजुकेशन के वो वेदांगास थे, वेदास थे 6 वेदांगास थे, उपनिषद थे, 6 दर्शंस थे, पुराणास थे और तर्कशास्त्र थे। अब इनमें फर्दर आप अर्थशास्त्र या वो जो फर्दर सब सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। देयर वर मैनी। सो वेदों का अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब हमने किताबों में पढ़े बट हमें नहीं पता क्या होता है। लकीली खैर आई हैव स्टडीड ऑल दीज बट वेरी लेट, नॉट जब स्कूल में इनके नाम और लाइन्स पढ़ी थी जैसे हम सब पढ़ते हैं, बट बड़े होकर मेरे पर्सनल रुचि के कारण स्पिरिचुअलिटी जब रिसर्च करती थी तब मैंने ये सब पढ़े। देन आई कैन से कि हाँ ये सब अर्थ को कैसे, मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थ मीन्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब पे बहुत ही गहन रूप से लिखी गई है। ये सारे अगर आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट इन दिस सेशन मैं इन सब पे फर्दर डिटेल्स पे बात नहीं करूँगी क्योंकि वरना ये काफ़ी डेज का सेशन हो जाएगा। सो लेट इट कीप शॉर्ट। नाउ जो मोड ऑफ एजुकेशन था उस टाइम वो था वोकेशनल, मीन्स माउथ ऑफ वर्ड के थ्रू होता था। गुरुकुल में होता था, बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता था तब उसको गुरुकुल भेजा जाता था। उस टाइम बच्चे जो थे वो कम्प्लीटली रेजिडेंशियल एजुकेशन थी, मीन्स
आश्रम में, गुरुकुल में रह के ही वो अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करते थे। ऐसा नहीं है हाँ सुबह 9 बजे घर से आए शाम को घर पे गए, नो इट वाज नॉट दैट। उनकी शिक्षा, उनके खाने का, उनके अकोमोडेशन का, उनके रहने सहने का, खाने का, शिक्षा का, पूर्ण विकास का, शारीरिक शिक्षा का, योगा, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ का सारा जिम्मा जो था वो उनके गुरु का होता था। पेरेंट्स का उसमें रोल कहीं नहीं होता था, ठीक है। पेरेंट्स इंटरप्ट नहीं करते थे किसी भी डायमेंशंस में। शिक्षा का जो भी पर्सनल कम्युनिकेशन होता था हर एक शिष्य के साथ, गुरु शिष्य शिक्षा प्रणाली थी, उसमें गुरु का हर एक स्टूडेंट के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन होता था। किस स्टूडेंट को क्या, कौन से डायमेंशन में ज्यादा विकसित करना है ये गुरु तय करता था। किस शिष्य के अंदर कौन से डायमेंशन में ज्यादा पोटेंशियल है, वो कौन से डायमेंशन में ज्यादा रुचि रखता है, उसके बेसिस पे गुरु उसको डेवलप करता था। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो गुरु है उसके अकॉर्डिंग डेवलप होते थे। नाउ होमवर्क जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप बोल सकते हैं होमवर्क की टेंशन नहीं थी। होमवर्क मीन्स घर का, वहाँ पे घर का कुछ था ही नहीं। स्कूल भी वही, घर भी वही, खाना भी वही, रहना भी वही, सोना भी वही, नहाना भी वही, एवरीथिंग वाज दैट ओनली। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इनकी बातें हम थर्ड पार्ट में करेंगे, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग द फैक्ट्स जो कि उस टाइम होते थे। नाउ शिक्षा जो थी वो होमवर्क नहीं मिलता था ऐसा कुछ, और रिटर्न में बिल्कुल नहीं होती थी। गुरु उपदेश दिया करते थे, मीन्स वर्ड ऑफ माउथ वोकेशनल प्रणाली थी, इसी के थ्रू एजुकेशन शिक्षा दी जाती थी। उपदेश देते थे, बच्चे उसको कैप्चर करते थे, भूल जाते थे तो दोबारा उपदेश दिया जाता था, बच्चे उसको मेमोराइज करते थे, तीसरी बार दिया जाता था, बच्चे वो और अच्छे से मेमोराइज करते थे। बट लिखने विखने का और असाइनमेंट्स का और होमवर्क का कोई चक्कर नहीं था। नाउ लगभग 60 से 70 टाइप की स्किल्स, आप आर्ट स्किल बोल सकते हैं, उन पे मेजर फोकस होता था एशियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन सोसाइटी की जो मनुष्य जीवन को जीने के लिए जो बेस्ट स्किल है उस वक्त के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बेस्ट थी। उसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगी। जैसे जानवर मोस्टली, जैसे एलिफेंट और हॉर्स उस टाइम युद्ध में काम आते थे मोस्टली, तो हॉर्स की ट्रेनिंग, एलिफेंट की ट्रेनिंग, ये आर्मी या फिर डिफेंस वाले डायमेंशन को डेवलप करने में दी जाती थी। जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते थे उनको, या फिर उस टाइम पानी से जैसे किसी नदी के एक पार से दूसरे पार जाना हो तो बोट्स चलती थी, उन बोट्स को कैसे बनाया जाता है, बोट मैन्युफैक्चरिंग एक सब्जेक्ट होता था, एलिफेंट एंड हॉर्स ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट होता था, डाई जो कपड़ों के रंग करते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, स्पिनिंग जो बुनने का काम होता है कपड़ों का, धागे का, वो एक सब्जेक्ट होता था, ज्वेलरी बनाना एक सब्जेक्ट होता था, डांस और म्यूजिक एक सब्जेक्ट होता था, एग्रीकल्चर में स्किल डेवलप करना एक सब्जेक्ट होता था मैन, और मेडिकल साइंस जिसमें आयुर्वेदा बोल सकते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, स्कल्पचर्स एक सब्जेक्ट होता था, वेटरनरी एक सब्जेक्ट होता था, साइंस भी एक सब्जेक्ट था, और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री आज वाली केमिस्ट्री नहीं, उस टाइम उनकी केमिस्ट्री थी। ऐसा नहीं है कि उनको तत्वों को रिएक्ट कराना नहीं आता था या उनको कुछ केमिस्ट्री लैब में जो हम बनाते हैं वो बनाना नहीं आता था। उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की गई है, केमिस्ट्री थी, वो बनाते भी थे। बट द ओनली थिंग, तब के स्टूडेंट्स किताबों में केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, तब के स्टूडेंट्स हाथ में लेके वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उनको पता होता था कि ये तत्व इस तत्व से जब रिएक्ट करता है तो ये नया तत्व बनता है और इसको बनाते कैसे हैं। और एक केमिस्ट जब अपने गुरु से यहाँ से शिक्षा लेके निकलता था तो उसको 100% पता होता था कि हाँ इस तत्व, ये पौधे की पत्तियां अगर इससे जूस निकाल के उस जूस में मिलाएं तो कौन सा विष बनेगा, या सबसे खतरनाक वाला विष किस जड़ी बूटी को किस जड़ी बूटी के विष से मिलाया जाए, तब क्या। स्टडी ईच एंड एवरी, ये
तत्व ये नई नई चीजें आती कहाँ से है, वो कुछ भी उनको मिलता उसको लेके किसी और से रिएक्ट करवा के कुछ नया बनता, तब वो दिखने लगा अच्छा इस चीज को ये करेंगे तो ये बनेगी। वो करते थे और करने के बाद सीखते थे। हम पढ़ते हैं और सीखते कुछ भी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस पे हम थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। जस्ट तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो जितनी भी ये आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे उनके या साइंस के जितने भी इंक्लूड करें उस टाइम के सब्जेक्ट्स, वेद, वेदांगा, शास्त्र, उपनिषद या दर्शन या पुराण या बोट मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग, म्यूजिक, डांस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट थे, आप इसमें एक भी फालतू सब्जेक्ट नहीं पाएंगे जिसका कि व्यवहारिक जीवन में कोई अर्थ ना हो। जितने भी ये सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीटली मनुष्य जीवन, व्यवहारिकता में जो जीवन चलता है उससे रिलेटेड थे और उसकी एक जीवन को समझने की समझ जो है वो बढ़ाते थे, विच इज नॉट द केस इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। मेथड ऑफ लर्निंग जो था वो सेम इज, गुरु जो था वो माउथ ऑफ वर्ड बोल के बताता था, कोई भी ज्ञान था, स्टूडेंट्स जो उसको सुनते थे, ना कोई लिखता था ना कोई होमवर्क था, गुरु बोलता था कि ये चीज का ये अर्थ होता है, इसका ये उपयोग होता है, और वो स्टूडेंट्स उसको सुनते थे। उपदेश 2, 3, 5, 10 बार दिया जाता था, स्टूडेंट्स को वो सुन सुन के याद हो जाता था। याद होने के बाद गुरु उनको अलग अलग कार्य देके, यहाँ ये चीज बहुत नोट करनी है। उस टाइम गुरु के जो गुरुकुल में बच्चे रहते थे, खाना भी वही बनाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना खाते थे, नहीं, वो खाना बनाते भी थे। वो आसपास जो सब्जियां उगानी होती है वो सब्जियां उगाते भी थे, फल फ्रूट भी, जो पेड़ होते हैं वो उनको उगाते थे, पेड़ों को बढ़ता हुआ देखते थे, फिर फल तोड़ते थे, फिर उन फलों को खाया जाता था, उनसे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता था। सब्जियां जो थे वो शिष्य ही लगाते थे। गुरु एक बार बताता था ऐसे ये सब्जी लगती है, ऐसे ये औषधि लगती है, ऐसे ये औषधि लगती है, ऐसे ये पौधा लगता है, ऐसे ये पेड़ लगता है। फिर स्टूडेंट्स उसको लगाते थे और फिर अगर किसी का जल गया, किसी का बढ़ गया, तो उसमें कौन से फैक्टर्स ने काम किया, कौन से फैक्टर्स ने काम नहीं किया, इस पे शोध किया जाता था। उससे वो सीखते थे और अगले साल फिर वो एक्सपेरिमेंट करते थे और रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते थे। ऐसे करके वो चीजों को सीखते थे। कोई नहीं लिखता था, कोई होमवर्क नहीं था, कोई एग्जाम नहीं थी। एग्जाम होती थी वो डिफरेंट काइंड की होती थी, नॉट लाइक दिस। कोई मार्क्स नहीं होते थे, कोई परसेंटेज नहीं होते थे, कोई सुसाइड नहीं होता था, एटलीस्ट फॉर द रीजन ऑफ एजुकेशन प्रेशर, मार्क्स के प्रेशर से। अपना नहाना, अपने कपड़े धोना, अपने कपड़े बनाना, कपास लगाना, ईच एंड एवरीथिंग वाज डन बाय स्टूडेंट्स। गुरुकुल में गुरु पहले उपदेश देते थे, फिर उनको वो चीज फील्ड पे करवाते थे। ऐसा नहीं है हाँ एसी कमरे में हमारे बच्चे को हमने 10 लाख रुपए दिए, वो एसी कमरे में बैठेगा, वो एक 4-5 पेज दिन के पढ़ेगा, एक किताब सामने रखेगा, ब्लैंकेट के अंदर ही खाएगा। उसको जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं, हॉस्टल की मेड्स हैं, वो आएंगी, रूम क्लीन करेंगी, वो वही बाथरूम में अटैच जो रूम्स हैं वही नहा लेगा। तो ऐसा नहीं था, एंड आई थिंक अच्छा नहीं था। और फाइनली वो बस एक कमरे में बैठना सीखता और कुछ भी नहीं सीखता है, जो भी प्रेजेंट सिस्टम में है। बट तब ऐसा नहीं होता था। एक स्टूडेंट को पहले बताया जाता था, गुरु के द्वारा सिखाया जाता था, ऐसे कपास की खेती होती है, कपास से ऐसे कपड़ा बनता है, ऐसे धागा बनता है, उस धागे को ऐसे बूंद के आप अपनी लंगोट बना सकते हो। और वो बनाई हुई लंगोट को खुद बनाते थे और पहनते थे। गुरुकुल में 8 साल से लेके 25 साल तक की आयु के जनरली शिष्य रहते थे। गुरुकुल में भेजने की जो आयु थी वो कास्ट के अकॉर्डिंग थी। जैसे वैश्य, शूद्र को अलाउ नहीं था। कास्ट सिस्टम जो 4th टाइप की कास्ट थी उसके अकॉर्डिंग उम्र आयु तय होती थी कि इस कास्ट का 8 साल में,
जाएगा गुरुकुल, इस कास्ट का 10 साल में जाएगा। और आई एम नॉट मेंशनिंग पर्टिकुलर हियर कास्ट बिकॉज आई पर्सनली चोज। और इस आप ज़्यादा डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो आप फर्दर इस पर स्टडी कर सकते हैं। और इस कास्ट का 12 साल में जाएगा। और गुरुकुल में जनरली एक स्टूडेंट कम से कम 15 से 20 साल रहता था, 10 साल मिनिमम आप मान सकते हैं। और आप क्या सोचेंगे वहाँ फैक्ट्री होती है या मार्केट होता है? नहीं, वो 10-15 साल जो भी कपड़े पहनता है, या हो सकता है उसके घर वाले हाँ बीच में मिलने भी आए, बट ज़्यादा अलाउड नहीं होता था वहाँ पे उनके कपड़े बनाना, खाना, अनाज पैदा करना, सब्जियां पैदा करना, फल पैदा करना, औषधि पैदा करना। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो उसको कौन सी औषधि दी जाए कि वो ठीक हो जाए। किसी को अगर कोई रोग है, किस टाइप का रोग है, उसको कैसे चेक करते हैं, उस रोग में कौन सी औषधि काम करती है, उस रोग में कौन सी औषधि काम करती है, ज्वर होता है तो कौन सी औषधि काम करती है, ये सब गुरु पहले बताता था। फिर स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करते थे और उसको एक्सपेरिमेंट करते थे और अनुभव में लाते थे। आप शॉर्ट में कह सकते हैं गुरु बताता था और शिष्य उसको कर करके सीखते थे। बोलते ना करने से ही होता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ पढ़ के नहीं सीखते थे, पॉइंट टू बी नोटेड, पढ़ पढ़ के नहीं सीखते थे, कर करके सीखते थे। एंड आई थिंक विच इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट आई ब्रॉट फ्रॉम द एशियंट एजुकेशन सिस्टम एंड विच इज currently very much important to implement in the Indian education system. खाना बनाना खुद करते थे, खाना परोसना खुद करते थे, एवरीथिंग वॉज डन बाय स्टूडेंट्स। इलाज करना होता था, औषधि कैसे बनाते हैं, सब वो खुद करते थे। तो बेसिकली उन्होंने क्या सीख लिया? कुकिंग भी सीख ली, एग्रीकल्चर भी सीख लिया, मेडिकल भी कर लिया। अब जो सब्जियां कितनी हुई, सारी सब्जियां तो ऐसा है नहीं गुरुकुल में लग जाती थी, एक्स्ट्रा सब्जियां होती थी तो स्टूडेंट्स को पास के जो बाजार होते थे, जो गाँव के पास में बाजार लगते थे लोकल, उनमें जो एक्स्ट्रा अनाज, जो औषधियाँ, जो सब्जियां, जो फ्रूट्स होते थे, जो और भी चीज़ें गुरुकुल में स्टूडेंट्स बनाते थे, शिष्यों ने जो बनाई होती थी, वो खुद के उपयोग के लिए रख लेते थे, थोड़ा स्टोर कर लेते थे। एक्स्ट्रा जो भी होता था वो पास के लोकल जो बाजार होते थे उनमें गुरु उनको सेल आउट करने के लिए भी बोलते थे, जिससे कि गुरुकुल की जो बेसिक मेंटेनेंस है, स्टूडेंट्स के अपने बेसिक जो खर्चे नहीं बोल सकते इस चीज़ को, आप आवश्यकताएं बोल सकते हैं, जो कि बेसिक ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए होती हैं, उससे वो आ जाता था। तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स को कॉमर्स भी आ गई, बिजनेस भी सीख लिया, कॉमर्स भी पढ़ लिया, साइंस भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, मेडिकल भी सीख लिया, एग्रीकल्चर भी सीख लिया, कुकिंग भी सीख लिया और वीइंग एंड स्पिनिंग भी सीख ली। मीन्स जीवन को जीने के लिए और ध्यान और मेडिटेशन तो स्पेशली मेजर पार्ट शिक्षा का होता ही था। बाकी स्किल्स एक तरफ, और 60 to 70% जो हिस्सा था वो फोकस्ड होता था ध्यान पे, योगा पे, और वेद और पुराण जो आप बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स को और ह्यूमन मेंटल लेवल को हाई, जो जीवन को समझने के जो स्तर को बढ़ाने वाले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस्ड होता था। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स साइड की डेली रूटीन लाइफ में चलते रहते थे, तो वो वैसे ही आ जाते थे। तो बेसिकली जब 15 से 20 साल बाद एक शिष्य गुरुकुल से निकलता था, उसको वाकई में वो सब कुछ वास्तविकता में आता था। वो अपने घर पे गया तो वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे खाना ला के दो, मुझे तो यही नहीं पता पानी कैसे गर्म करते हैं, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहा हूँ। सो कॉल्ड नाउ डेज जो हम बोलते हैं स्पेशली कि अरे ये तो बचपन से हॉस्टल में रहा है, इसको तो पानी भी गर्म नहीं करना आता, या ये तो बचपन से हॉस्टल में रही है, इसको तो चाय भी नहीं बनानी आती, हमारी बेटी जी काम नहीं करेगी, इसको नौकर चाकर चाहिए, हमारी बेटी ने कभी काम नहीं किया है, ये सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी रही है। पढ़ाई मतलब वॉट? पढ़ाई मतलब काम, जो कि नहीं होता है। इट प्रूव्स हियर, हेंस प्रूव्ड। हमारा बेटा है, हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार रहे, हमेशा पढ़ाई में मन लगाए, इसलिए इनको घर का काम नहीं आता है, नौकर लगा देना भाई। जब काम ही नहीं आता है तो पढ़ाई
करके क्या किया? पढ़ाई का मोटिव क्या है? जीवन के काम आने चाहिए, जीवन के बेसिक जरूरतों को इंडिपेंडेंटली करना आना चाहिए। कोई आप पे अटैक करे, आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। पुलिस एम्बुलेंस पता नहीं कब आएगी, आपको खुद का बेसिक इलाज, प्राइमरी ट्रीटमेंट आना चाहिए। कोई हेल्प करने पता नहीं कब आएगा, आपका रेप हो रहा है, आपको डिफेंस करना आना चाहिए। इट शुड बी इन योर एजुकेशन, बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट होगा। वाई? वी विल डू इट। हम करेंगे क्योंकि हमारी जरूरत है। वी डू नॉट वॉन्ट दिस मीनिंगलेस एजुकेशन सिस्टम एनी मोर, एंड दिस मूवमेंट इज फॉर दैट ओनली, that we Indians are doing right now, and we will continue keep it doing till it won't be the best education system of human era. So the